हाँ बच्चों, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था? रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब इस एएस में हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकंड स्टेप क्या था मेरे पास? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकंड स्टेप क्या था मेरा? आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या है? कंसीडरेशन क्या है? स्टेप थ्री क्या है? कंसीडरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन प्राइस। स्टेप थ्री क्या है मेरा? डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं ये देखना, उस कॉन्ट्रैक्ट में करना क्या है ये देखना। अब तीसरा काम क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा क्या? और चौथा काम क्या होगा? जैसे इसमें मान लो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने डिसाइड किए, तो जो पैसा मिलेगा वो पहले के लिए कितना होगा, दूसरे के लिए कितना होगा, तीसरे के लिए कितना होगा। ये स्टेप 4 होगा मेरा, अलोकेटिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस। और पांचवा क्या होगा? फिर जैसे जैसे मेरे ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गए वैसे वैसे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी आज हमें क्या डिसाइड करना है? ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है। ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब क्या है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बदले में मिलने क्या वाला है। तो ये कहता है कि ट्रांजेक्शन प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। क्या क्या आ सकता है ट्रांजेक्शन प्राइस में? वेरिएबल कंसिडरेशन आ सकता है। इस वीडियो में हमें वेरिएबल कंसिडरेशन ही समझना है। कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, ये 2 टॉपिक ही मुझे इस वीडियो में करने हैं। कौन से वाले 2 टॉपिक? सिर्फ ये वाले 2 टॉपिक, ठीक है। नॉन कैश कंसीडरेशन का मतलब आपको कस्टमर क्या दे रहा है? अपनी कंपनी के शेयर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कैश कंसीडरेशन। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आपको वो पैसा लेट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं आप उसको उधार तो नहीं दे रहे। जैसे मान लो कि वो मुझे पैसा कितना दे रहा है, 500 रुपये दे रहा है 2 साल के बाद, तो इसका मतलब वो मेरा रेवेन्यू तो कितना है? 400 का ही है, और 100 रुपये वो मुझे क्या दे रहा है? इंटरेस्ट के दे रहे हैं। 400 रुपये का रेवेन्यू है और 100 रुपये क्या है? इंटरेस्ट के दे रहे हैं। तो वो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो किसमें सीखेंगे? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में। और कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। तो टोटल इसमें अब ये चीज़ तो क्या है, जब इसका टॉपिक आएगा तभी हम डिस्कस कर पाएंगे, इसमें बहुत डिटेल में बात होगी। तो टोटल कितनी बातें करनी है? 1 2 3 4 5। 1 और 2 के बारे में तो सर बोला ही नहीं कुछ। 1 और 2 ही तो करना है अभी मुझे इस वीडियो में। तो 1 और 2 तो अभी मैं डिस्कस करने ही जा रहा हूँ। तो वेरिएबल कंसीडरेशन और कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन, ये तो अभी करना ही है हमें। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट और नॉन कैश कंसीडरेशन। नॉन कैश कंसीडरेशन का मतलब वो मुझे क्या दे रहे हैं कि कहीं कोई नॉन कैश आइटम तो नहीं दे रहा। जैसे अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, कोई प्रॉपर्टी दे दी, मैंने उसके लिए जो काम किया, जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने डिससेटिस्फाई किए उसके प्रति, जो भी मैंने उसको करके दिया उसके बदले में वो नॉन कैश कंसीडरेशन देते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब पैसा लेट देना, या हो सकता है एडवांस में लेना। उस केस में मुझे उधार मिल रहा है तो वो बाद में बात करते हैं, और इसको तो अभी मैं समझा ही नहीं रहा। तो पहले अब अपन किस टॉपिक पर स्टार्ट करें? वेरिएबल कंसीडरेशन पर। वेरिएबल कंसीडरेशन का मतलब क्या है? एक सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे सामने। वेरिएबल कंसीडरेशन का मतलब है, आपने एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी कंपनी को मान लो ये ए लिमिटेड है। इसने डीएलएफ को क्या बना दिया है? एक मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसने डीएलएफ को एक मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसने बोला है कि डीएलएफ में तुम्हें 50 लाख रुपए, तो 50 लाख तो बहुत कम हो गया, मान लो 50 करोड़ रुपए तो मॉल बनाने के मिलेंगे, प्लस हम आपको 5 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे, 5 करोड़ बोनस देंगे अगर आपने मॉल से 3 इयर्स में कंप्लीट कर दिया, 2 इयर्स में, जो भी है एक एक्स वाई जेड एक टाइम डाल दिया, इसके अंदर अंदर पूरा कर दिया, तो हम तुम्हें क्या देंगे? 5 करोड़ और देंगे। अब बताओ ये 5 करोड़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये वेरिएबल कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी का मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी। कंसिडरेशन मेरा 55 करोड़ भी हो सकता है और 50 करोड़ भी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जब कंसिडरेशन क्या होगा? वेरी करेगा। और एग्जांपल देता हूँ, मैं एक होलसेलर हूँ और तुम क्या हो? रिटेलर हो। तुम मेरा माल खरीदते हो, मैंने तुम्हें बोला कि 5,000 यूनिट से ज़्यादा हो गया, 5,000 यूनिट से ज़्यादा हो गया, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? सारी की सारी यूनिट पर 10% डिस्काउंट दूंगा। मान लो तुम मेरा माल खरीदते हो और पर यूनिट 100 रुपये है, तो आप खरीदते रहो। जब जब ऑर्डर आए, जब जब तुम्हें जरूरत पड़े आप खरीदते रहो। तुमने पहला ऑर्डर दिया 300 यूनिट का, मैंने 300 यूनिट्स भेज दी। तुमने अगला ऑर्डर दिया 500 यूनिट्स का, मैंने 500 यूनिट भेज दी। तुमने अगला ऑर्डर दिया 800 यूनिट्स का, मैंने इतनी दे दी। मैं क्या, ऐसे करते करते अगर साल भर में 5,000 से ज्यादा हो गया, तो जो मैं ये 100 रुपये तुम्हें पर यूनिट लगा रहा हूँ ना, इन पर 10% डिस्काउंट दूंगा, मतलब ये कितना दूंगा? 90। तो इस होलसेलर का कंसिडरेशन क्या हो सकता है? 100 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 90 भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन। कि कंसिडरेशन 100 भी हो सकता है, कंसिडरेशन क्या हो सकता है? 90 भी हो सकता है। यहाँ डीएलएफ का कंसिडरेशन 50 करोड़ भी हो सकता है और 55 करोड़ भी। यहाँ डीएलएफ के लिए लगेगा ना ये स्टैंडर्ड,
116 तो डीएलएफ के लिए लगेगा, तो कितना हो सकता है 116 क्या सॉरी 115 किसके लिए लगा है, डीएलएफ के लिए। 116 तो लीज का है। 100 भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है और 55 करोड़ भी हो सकता है। 50 करोड़ भी हो सकता है, 55 करोड़ भी। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें दो बातें कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए या नहीं किया जाए। नंबर 1, इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करें या ना करें। और दूसरा पार्ट क्या है, अगर करना है तो कितना इंक्लूड करें, अगर करना है तो कितना इंक्लूड करें। हाउ मच का मतलब कितना ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करें, और करना ही नहीं है तो बात ही खत्म। तो एक तो करना भी है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। अब ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिए, ये तो मैंने सिंपल आपको क्या एग्जांपल दिए कि या तो 50 करोड़ या 55 करोड़। अब आपको कि करना है तो 55, नहीं करना तो 50। तो इसमें कितने का क्या मतलब है, कितने का मतलब अभी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या आता है। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पर आता हूँ, पहले यहाँ तक का, फिर मैं आपको अपने आप समझ में आएगा कितना। XYZ Limited enters into a contract with customer to build a sophisticated machinery। XYZ क्या है, एक मशीनरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। द प्रोमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ओवर टाइम को हम बाद में देखेंगे, ये सिर्फ 5th स्टेप की बात है, ये 5th स्टेप की बात है, ठीक है। द प्रोमिस्ड कंसिडरेशन इज 2.5 करोड़। कंसिडरेशन कितना है, 2.5 करोड़, बट द अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एसेट। स्पेसिफिकली फॉर ईच डे आफ्टर 31st March 2001 द एसेट इज इनकम्प्लीट, द प्रोमिस कंसिडरेशन इज रिड्यूस्ड बाय 1 करोड़। अगर तुमने क्या किया, लेट का काम टाइम से नहीं बना कर दिया, मान लो जो भी एसेट हम बना रहे हैं, कोई भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी ये बनवा रहा है, जो भी एसेट हम बनवा रहे हैं, आपको उसके 2.5 करोड़ मिलेंगे। लेकिन आपने लेट कर दिया ना, आपको उसके कितने मिलेंगे, 2.5 करोड़। बट आपने लेट कर दिया तो हर दिन का कितना रुपया कटता रहेगा, 1 लाख रुपए। और अगर आपने पहले बना दिया, फॉर ईच डे बिफोर 31st March द एसेट इज कंप्लीट, द प्रोमिस कंसिडरेशन इंक्रीजेज बाय 1 लाख। प्रोमिस कंसिडरेशन कितने से बढ़ जाएगा, 1 लाख से। इन एडिशन, इसके अलावा अपॉन कंप्लीशन ऑफ एसेट अ थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट एंड असाइन अ रेटिंग बेस्ड ऑन इट्स मेट्रिक्स दैट आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेट पूरी होने के बाद एक थर्ड पार्टी इसका क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, और वो उसको एक रेटिंग देगी कि इस एसेट सही है, सारे पैरामीटर्स पूरी करती है। मान लो एयरक्राफ्ट बनाने हैं, तो एयरक्राफ्ट सारे पैरामीटर्स और सब कुछ पूरे करता है, तब क्या है, इफ अ स्पेसिफाइड रेटिंग इज अचीव्ड, इफ एसेट्स रिसीव अ स्पेसिफाइंग रेटिंग, अच्छी क्वालिटी की तुमने बना दी, तो एंटिटी विल बी एंटाइटल्ड टू एन इंसेंटिव बोनस ऑफ ₹15 लाख। उसको 15 लाख और मिलेंगे। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। अब बात आती है कि मेजर कैसे करें। अब समझ रहे हो कि कितने का मेजर करें। 2.5 करोड़ है, अब ये 2.5 करोड़ प्लस 1 लाख भी हो सकता है, प्लस 1 लाख भी हो सकता है, प्लस 1 लाख भी। जितना जल्दी बना दिया उतना 1 लाख जुड़ता रहेगा, या -1 लाख -1 लाख भी हो सकता है, जितना लेट बना दिया। और इसके अलावा ये 15 लाख मिल भी सकता है और नहीं भी, इसके अलावा 15 लाख मिल भी सकता है या नहीं भी। तो मैं कितने का ट्रांजेक्शन प्राइस मानूं, मेरा ये 2.5 करोड़ का है, या इतने 1 लाख जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं, या माइनस करने हैं, या 15 लाख को जोड़ूं या नहीं जोड़ूं। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट करना। वेरिएबल कंसिडरेशन को क्या करना है, एस्टिमेट करना। अब इसके एस्टिमेशन के 2 मेथड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड नहीं दे रखे हैं। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, पैरा नंबर 115 तो एस हो गया, 0.53 का मतलब ये पैरा नंबर। ये कहते हैं 2 मेथड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली अमाउंट। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेट अमाउंट्स इन अ रेंज ऑफ पॉसिबल कंसिडरेशन। और मोस्ट लाइकली का है सिंगल मोस्ट लाइकली देना, और ये कब लगाना है, जब 2 ही आउटकम हो। ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। अब तुमने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुमने मुझे बोला कि सर आपकी जो बेस फीस है वो तो हम देंगे, सिर्फ बेस फीस है 10,000, और उसके बाद में अगर हम पास हो गए या FR में एग्जामिशन आ गई तो 5,000 एक्स्ट्रा देंगे। तो या तो 5,000 आएंगे या 5,000 नहीं आएंगे, या 5,000 आएंगे या 5,000 नहीं आएंगे। तो 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो आना या नहीं आना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली मेथड। इसके लिए क्या बनेगा, मोस्ट लाइकली मेथड। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, जब रेंज बन सकती है, 2 की बजाय कई आउटकम हो सकते हैं, तब आप क्या करो, हर आउटकम को एक प्रोबेबिलिटी दो कि इसका होने का चांस 10% है, इसका होने का 20% है। स्टेट्स में करते थे ना वेटेड एवरेज निकालने जैसा, वैसा करना। तो अब इस चीज को मैं उस क्वेश्चन के साथ ही समझा देता हूँ। बताओ, ये 15 लाख के 2 ही आउटकम है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए तो कौन सा लगेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। और
सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए क्या लगेगा, मोस्ट लाइकली। और इसके अब ये इसके कई सारे आउटकम बन सकते हैं, 1 लाख भी मिल सकता है, 2 लाख भी मिल सकता है, 1 लाख कट सकता है, 2 लाख कट सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या लगेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको लग रही है। ठीक है, तो इसने उसी चीज को बस क्लियर करने के लिए बताया। द एंटिटी डिसाइड्स टू यूज, दोनों के लिए बस सिर्फ मेथड बताएं। द एंटिटी डिसाइड्स टू यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद डेली पेनल्टी और इंसेंटिव। पेनल्टी मतलब 1 लाख कम होना और इंसेंटिव मतलब 1 लाख बढ़ना। इसके लिए क्या है, मोस्ट लाइकली मेथड ठीक रहेगा। इसके लिए क्या ठीक रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड ठीक रहेगा अगर आपको एस्टिमेट करना है तो। किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले 1 लाख वाले पार्ट के लिए। और दूसरे बोनस वाले के लिए क्या कह रहा है, मोस्ट लाइकली आउटकम, या तो 15 लाख मिलेगा या नहीं। सर हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में तो मैं नहीं करवा सकता प्रेडिक्शन आपको, लेकिन आप ये काम कर रहे होते, एसेट बना रहे होते, और आपका पास्ट का एक्सपीरियंस क्या होता है उससे आपको शायद क्या है पता लग सकता था। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10,000 मेरी बेस फीस है, 5,000 तुम्हें क्या देनी है, 500 पर देनी है। तो मैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट इसको क्या लगा सकता हूँ आइडिया, कि ये स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है, इसके क्या इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसे इसके पास्ट रिजल्ट फाउंडेशन आईपीसी में इंटेलिजेंट था, जल्दी हो गया और ये फटाफट पास होता गया। तो इन बेसिस पर आपको आइडिया लगाना है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं नहीं बता सकता, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, इसने भी ओपन छोड़ रखा है, इसने ये बताया ही नहीं कि क्या है ट्रांजेक्शन प्राइस, क्योंकि इसको प्रोबेबिलिटीज बतानी पड़ेगी। मैं कैसे बता दूं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अप्लाई करने का, वो बता रखा है। अब मुझे क्या पता 15 लाख मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं ये एंटिटी होती तो मैं जान पाता। क्यों जान पाता, क्योंकि मुझे पता होता है इसके बारे में क्या होता है, एक्सपीरियंस होता। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अब देखो आप अपने आप से कैसे प्रोबेबिलिटी, तो इसने तो ओपन छोड़ दिया कि इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा देना और इस पार्ट के लिए क्या लगा देना, मोस्ट लाइकली। ये सिर्फ बताना चाहता था उन दोनों के मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू लगेगा। AST लिमिटेड सेंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग। मैं इस क्वेश्चन पर फिर से आऊंगा, इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट AST लिमिटेड, देखो ये एंटिटी बड़ा ही सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो गया कि आप इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ये बड़ा ही क्या होगा, सब्जेक्टिव। इसको सब्जेक्टिविटी को दूर करेगा स्टैंडर्ड भी। ठीक है, अभी तो आप बस ये समझ लो कि आपके पास 2 तरीके हैं किसको मेजर करने के, ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसीडरेशन को मेजर करने के, या तो मोस्ट लाइकली और या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करना है, जब कई सारी रेंज बने, और मोस्ट लाइकली कब लगाना है, जब 2 में से ही एक आउटकम होगा। AST Limited enters into a contract with customer to build a manufacturing facility. The entity determines that contract contains one performance obligation. एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो हमने सेकंड स्टेप में डिसाइड किया। देखो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसमें 10 काम करने होंगे, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो पक्का क्या है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये वाली बात कब समझ में आएगी, स्टेप 5 के बाद, इसको इग्नोर कर दो। कंस्ट्रक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 36 मंथ्स फॉर एन एग्रीड प्राइस ऑफ 25 lakhs। कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरा करना है, 36 मंथ्स में, और 25 lakhs ने 25 करोड़। द एंटिटी हैज अपॉर्चुनिटी टू अर्न परफॉर्मेंस बोनस। अगर आपने 30th मंथ तक पूरा कर दिया तो हम आपको 25% लाइकलीहुड है इसका, हम आपको 15% बोनस दे देंगे 32 मंथ्स में। देखो 36 तो क्या है, लास्ट डेडलाइन है, 36 तो क्या है, लास्ट डेडलाइन। अब इससे जितना जल्दी करोगे हम आपको एक्स्ट्रा बोनस देंगे। तो 30 महीनों के अंदर ही कर दिया तो 15% बोनस, 30 से लेट किया अब लेकिन 36 से पहले कर दिया, 32 तक कर दिया तो 10, 34 तक कर दिया तो 5%। इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन, AST लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी बोनस ऑफ 2 lakhs। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या था, जल्दी करने पर क्या था, 1-1 लाख रुपए डेली का हो रहा था बस। इसमें 1-1 लाख रुपए डेली का है, इसमें जल्दी करने का क्या है, 1-1 लाख रुपए डेली का नहीं है, महीने पर है। अब आपने मान लो 31वें महीने में पूरा किया या 31.5 में पूरा किया, आपका बोनस क्या रहेगा, 10% ही, क्योंकि 30 से ज्यादा हो गया और 31 से 32 के 30 से ज्यादा होने पर और 32 तक 10% ही रहेगा। हाँ 32 के बाद हुआ तो 34 तक कितना रहेगा, 5%। इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन, AST लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी बोनस। उसमें भी था चेकिंग होगी, अच्छी रेटिंग मिल गई तो और देगा। तो ऐसे ही क्या है, इसमें क्वालिटी बोनस मिलेगा 2 करोड़ इफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर असाइंस द फैसिलिटी अ गोल्ड स्टार रेटिंग। इस फैसिलिटी को हेल्थ इंस्पेक्टर ने अगर गोल्ड स्टार की रेटिंग दे दी, उसमें भी था ना रेटिंग अच्छी आ गई तो मिलेगा, 15 लाख था उसमें शायद, तो ये 2 करोड़ है। AST लिमिटेड concludes that it is 60% likely that it will receive the quality bonus। 60% चांस है कि इसको बोनस मिल जाएंगे।
अब बताओ आप ट्रांजैक्शन प्राइस कितना लेंगे। अब देखो पहले तो ये देखो 3.75, 2.5 और 1.25, ये कैसे आया? 25 करोड़ का था, 25 करोड़ का 10%, 15% और 5% ये निकला लिया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने दी इस बार 25%, यहाँ इसको प्रोबेबिलिटी दी नहीं तो मैं कैसे प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकता हूँ? यहाँ प्रोबेबिलिटी दी नहीं तो मैं कैसे असाइन कर सकता हूँ? तो क्वेश्चन ही देगा अगर आपसे प्रैक्टिकल पूछेगा तो 25% लाइकलीहुड। और मैं इस पार्ट पर आगे डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर ये शायद इंक्लूड ही ना हो पाए, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, इस 1 लाख वाले पार्ट पर आगे आएगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते। 25% चांस है क्या कि मेरा बोनस ये रहेगा 3.75 करोड़ की परफॉर्मेंस, सॉरी अर्ली कंप्लीशन हो जाएगा इतना कि 15% बोनस मिलेगा, 10%, 5%, 0%, इतने परसेंट इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो मैं कितने पर मेजर करूंगा इसको? 2.125। AST लिमिटेड डिसाइड्स टू यूज मोस्ट लाइकली अमाउंट टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन। इसमें क्या है? दो ही है, या तो 2 करोड़ मिलेगा या 2 करोड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है? 2 ही पॉसिबल आउटकम है। एंड दिस मेथड वुड बेस्ट प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद द क्वालिटी बोनस। तो इस पर अब मुझे प्रोबेबिलिटी लगानी है नहीं, मोस्ट लाइकली आउटकम ये कह रहा है कि 2 करोड़ मिलने के चांस ज्यादा है, तो 2 करोड़ मिलेंगे। 2 करोड़ मिलने के चांस है क्योंकि 60% है, 60% लग रहा है कि इसको मिल जाएंगे, तो इसने कहा कि ये 2 करोड़ भी लेंगे। 2 करोड़ इसका 2 करोड़ लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 करोड़ ही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 करोड़। सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात। मैंने तुम्हें बोला 10,000 मेरी बेस फीस है, 5,000 क्या है? तुम पास हो गए तो दे देना, नहीं तो मत देना। तो या तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10, और या फिर इसकी वैल्यू क्या है? 15। इस पर प्रोबेबिलिटी लगाना नहीं है, इसके ऊपर क्या नहीं लगाना है? प्रोबेबिलिटी। जब 2 ही आउटकम हो सकते हैं तो या तो ट्रांजेक्शन प्राइस 10 होगा या क्या होगा? 15। मैं सिर्फ इसका वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए कह रहा हूं कि या तो इसकी वैल्यू 5 मानी जाएगी या इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। या तो इसकी वैल्यू 5 मानी जाएगी या निल। अब ये 15 में 5,000 है, या इसकी वैल्यू क्या है? निल। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे के चांस है पास होने के उस पर 15 लगाई दो, उस पर 15। देखो 1 मिनट, मैं एक बार अलग शीट पे जाता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें समझ में। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं हाउ मच। अब इसको लेना है या नहीं, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा। मैंने आपसे 2 बातें करी थी कि अगर वेरिएबल कंसीडरेशन है, अगर वेरिएबल कंसीडरेशन है तो पहले तो उसको क्या करना है? आपको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट मतलब मेजर करना है, इसको मेजर करना है। अब मेजर कर लिया तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन प्राइस में लेना हो गया? नहीं। लेना है या नहीं, अभी ये हम आगे बात करेंगे। अब एस्टिमेट तो करो पहले है कितना, और एस्टिमेट करने के तुम्हारे पास 2 मेथड है। 2 मेथड क्या है? मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अभी जो आपने वो क्वेश्चन किया है ना, उसका मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड लगा के कंसीडरेशन निकाला और वो 5 करोड़ उसकी वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन प्राइस में ले लिया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इनकी वैल्यू ये आएगी, इनकी वैल्यू ये आएगी। अब हम सेकंड स्टेप में ये बात करेंगे कि इसको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड किया जाए या नहीं। तो पहले तो उसको मेजर किया, पहले तो उसको हमने मेजर किया कि ले तो कितना लेना होगा, तो ये 5 करोड़ लिया जाएगा। लेना होगा तो ये कितना लिया जाएगा? वो जो वैल्यू आई थी। देखो क्या बोला गया है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ये नहीं है इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? एस्टिमेट द वेरिएबल कंसीडरेशन। इसने यही किया है, एस्टिमेट द वेरिएबल कंसीडरेशन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो एस में क्या लिखा हुआ है, एक और पढ़ो। ये हेडिंग क्या है? देखो an entity shall estimate the amount of variable consideration by using either of the following method। ये कह रहा है एस्टिमेट कर लिया हमने वेरिएबल कंसिडरेशन। अब आगे देखना ये क्या बोलेगा। an entity shall include in transaction price some or all of the amount of variable consideration estimated in accordance with para 53। वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली मेथड किस में लिखा हुआ है? पैरा 53 में। तो वो कहता है जो आपने एस्टिमेट किया है ना पैरा 53 में, शेल इंक्लूड
ओनली, ओनली मतलब हर बार नहीं करना है, ओनली टू द एक्सटेंट it is highly probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. ये क्या लिखा है सर? ये मैं अभी बताता हूँ, इसको जोड़ो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो एस्टिमेट कर लिया वो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड हो गया। ये कह रहा है एंटिटी शेल इंक्लूड इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। उस ट्रांजेक्शन प्राइस में उसको तभी लेना सम और ऑल अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन एस्टिमेटेड इन अकॉर्डेंस विद पैरा 53, जो आपने एस्टिमेट किया है ना इन अकॉर्डेंस विद पैरा 53 मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाकर, उसको तभी लेना ओनली टू द एक्सटेंट इट इज हाईली, हाईली को मैं अलग करता हूँ, हाईलाइट, हाईली प्रोबेबल, खाली प्रोबेबल नहीं, हाईली प्रोबेबल। क्या हाईली प्रोबेबल? दैट रिवर्सल इन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विल नॉट अकर। अगर आपने अभी ले लिया और बाद में आपको मिला ही नहीं है कंसीडरेशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाईली प्रोबेबल होना चाहिए कि रिवर्सल विल नॉट अकर। रिवर्सल मतलब ये आगे रेवेन्यू में अगर आपने ले लिया तो बाद में रिवर्स नहीं होगा। आपने एक बार 2 करोड़ या 5 करोड़ का परफॉर्मेंस बोनस जो भी था वो ले लिया और बाद में क्या हो जाएगा रिवर्स, तब आपको नहीं लेना। कब कब रिवर्सल होगा? व्हेन द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द वेरिएबल कंसीडरेशन इज रिजॉल्व्ड। अनसर्टेनिटी जब रिजोल्व होगी तो ये रिवर्सल नहीं होगा, तभी आप लेना, अदरवाइज नहीं। तो ऊपर जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपने इसको क्या करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस में लेना है। ये क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ये गलती है पक्का पक्का, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। लेना है या नहीं लेना ये अभी आप डिसाइड नहीं कर रहे। लेना या नहीं लेना वो तो हम आगे के स्टेप्स में डिसाइड करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट। 1 मिनट में इसको पॉज करके साफ कर लूं। तो देखो वेरिएबल कंसिडरेशन के 2 पार्ट हो गए। एक तो उसकी अमाउंट निकालना, एस्टिमेट करना। फिर अमाउंट निकाल ली, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट बन गया। ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट ये तभी बनेगा जब इसके रिवर्सल होने के चांस नहीं है। अब वो कैसे होगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं वेरिएबल कंसीडरेशन। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या होना चाहिए? एस्टिमेट वेरिएबल कंसीडरेशन। अब आपने एस्टिमेट कर लिया, उसको मनी में मेजर कर लिया, पहले एक अमाउंट में तो मेजर करो, और फिर उस अमाउंट में मेजर होने के बाद उसको क्या करना है, ट्रांजेक्शन प्राइस में लेना है या नहीं, वो अगला स्टेप है मेरा। और वो कब लेना है? जब आगे रिवर्सल नहीं होगा। सुनो, सबसे पहले एस्टिमेट वेरिएबल कंसीडरेशन। पहला स्टेप क्या है? एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब उसका क्वांटम निकालना, उसका क्या निकालना? क्वांटम। और सेकंड स्टेप क्या है? क्वांटम निकालने के बाद उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करें या ना करें, ये है। अब ये कब इंक्लूड करना है? जब सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होने का, ये आपने जोड़ लिया, और आगे सिग्निफिकेंट रिवर्सल मतलब रिवर्सल होने के चांस है, तो आपको इसको नहीं लेना चाहिए। आपको तभी लेना है जब इसको रिवर्सल होने के चांस नहीं है। ठीक है, एस्टिमेट करो। एस्टिमेट करने के 2 तरीके हैं। मोस्ट लाइकली, देखो अब मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब उसको एक अमाउंट पर ले आओ, उसको एक अमाउंट पर ले आओ। जैसे वो बोनस था 10%, अब 10% की एंट्री थोड़ी डल सकती है, एंट्री तो अमाउंट की डलेगी ना। तो पहले तो उसको अमाउंट पर लाओ, अमाउंट पर ले आए, अब फिर उसको देखो कि ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले एस्टिमेट करो, और एस्टिमेट होने का मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन प्राइस बन गया। ये गलत है इनके क्वेश्चन। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ क्या बात करना चाह रहे हैं, एस्टिमेट। बात तो क्या करना चाह रहे हैं, एस्टिमेट, लेकिन और लिख क्या रहे हैं कि बताओ ट्रांजेक्शन प्राइस में क्या है। तो ये तो ट्रांजेक्शन प्राइस में जोड़ रहे हैं। ट्रांजेक्शन प्राइस में जोड़ने की तो डिस्कशन अभी आगे स्टार्ट करनी है मैंने। कंस्ट्रेनिंग द एस्टिमेट्स। कंस्ट्रेनिंग का मतलब सेकंड पार्ट था ना, जो मैंने बात स्टार्ट करी थी, मैं कहा था ये 2 टॉपिक हमने आज करने हैं इस वीडियो में, तो दूसरा टॉपिक है कंस्ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इसको इंक्लूड करना है ट्रांजेक्शन प्राइस में, ओनली टू द एक्सटेंट। कितना इंक्लूड करना है? इट इज प्रोबेबल भी नहीं, हाईली प्रोबेबल। हाईली का मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि रिवर्सल विल नॉट अकर। रिवर्सल विल नॉट अकर मतलब आपने इंक्लूड कर लिया और बाद में आपको कम करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपने बोनस इंक्लूड कर लिया और बाद में क्या है, कम करना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बाद में कम हो सकता है तो आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो पैरा 53 मेजर करने की बात करता है। मेजर करने का मतलब आपको 10% है या 20% है, या आगे हम डिस्काउंट दे देंगे। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल क्या लिया था कि आप 100 रुपये पर ले लो और मैं बाद में 90 रुपये कर दूंगा। अगर आपका जो ऑर्डर इससे ज़्यादा हो गया तो मेरा रेवेन्यू 100 मानूं या 90 मानूं,
इस तरह की बात, तो उसको 10% 20% इस तरह के मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो 10% क्या होता है, पहले उसको मेजर करो। उसको मेजर करने का मतलब उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, और फिर उसको कंसीडरेशन में इंक्लूड करें या ना करें, वो इस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा कि अगर आगे रिवर्सल होने के चांस है तो मत करो। पहले आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हो और बाद में रिवर्स करोगे, बजाय करो ही मत। हाँ, अगर आपको लग रहा है रिवर्सल नहीं होगा, हाईली प्रोबेबल कि रिवर्सल नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स बताते हैं दैट कुड इंक्रीज, इनको पढ़ना है ध्यान से क्योंकि इनके क्वेश्चन आ गए। दैट कुड इंक्रीज द लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड ऑफ रेवेन्यू रिवर्सल इंक्लूड्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। लाइकलीहुड मतलब ये रिवर्स करवा सकते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट कम करवा सकते हैं। मैग्नीट्यूड और लाइकलीहुड को इंक्रीज करते हैं, किसको, रिवर्सल को। तो ये कह रहे हैं कि इन केस में आपका रेवेन्यू क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, तो ज्यादा बन जाते हैं तो आप इनको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड मत करो। जब ये वाले केस है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, रिवर्सल का लाइक्लीहुड इंक्रीज होता है। रिवर्सल का लाइक्लीहुड इंक्रीज होता है तो हाईली प्रोबेबल नहीं रहता है कि ये रिवर्सल नहीं होगा। देखो मेरे को लग रहा है कि पैसा आएगा ही आएगा, रिवर्सल होगा ही नहीं, तब क्या होगा, तब मैं इसको इंक्लूड कर लूं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आगे रिवर्सल हो जाएगा तो मैं वेरिएबल कंसीडरेशन को इंक्लूड नहीं करूंगा। और ये कहता है कि इन केसेस में रिवर्सल के लाइक्लीहुड बढ़ जाते हैं। रिवर्सल का लाइक्लीहुड बढ़ जाता है मतलब इसकी चांसेस हो जाते हैं कि रिवर्स होगा, इसलिए आप इसको इंक्लूड मत करो, इसको इंक्लूड मत करो। अब इसके एग्जांपल क्या, ये इसके क्या क्या लिखा हुआ है इसने, ये 5 इंडिकेटर ये देता है कि इन केसेस में, और यही फैक्टर है या इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। साफ साफ लिखा है बट नॉट लिमिटेड टू, बट नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ तो आप याद रखना ही रखना। 53 क्या है, एस्टिमेट करना, उसकी वैल्यू निकालना। 56 क्या कहता है कि इन केस में रिवर्स जो वैल्यू निकाली हुई है उसको इंक्लूड मत करना। अगर कब कब इंक्लूड मत करना, सिग्निफिकेंट रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी है तब तो करना, और सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा, हाईली प्रोबेबल है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा, तब इंक्लूड कर लेना। और इन केसेस में कहता है कि ये हाईली प्रोबेबल नहीं है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कहता है रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब पहला क्या है, पहला एक बार छोड़ रहा हूं मैं, ये चलो शुरू से। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज हाईली सस्पेक्टेबल टू फैक्टर्स आउटसाइड द एंटिटीज इन्फ्लुएंस। मेरे इन्फ्लुएंस से बाहर है क्या कंसिडरेशन। दोज फैक्टर्स में इंक्लूड वोलेटिलिटी इन मार्केट, जजमेंट और एक्शंस ऑफ थर्ड पार्टीज, वेदर कंडीशन और हाई रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस ऑफ प्रोमिस्ड गुड्स और सर्विसेज। तो मेरे कंट्रोल से बाहर है तो क्या चांसेस है कि रेवेन्यू रिवर्स होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हूँ, ये ए लिमिटेड है। इसने मुझे क्या बोला कि हम तुम्हें 100 करोड़ की अपनी एसेट मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, हम तुम्हें 100 करोड़ की अपनी एसेट मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो कहता है इसको इन्वेस्ट करो और इस पैसे को बढ़ाओ। मैं कहा ठीक है। मेरा कंसीडरेशन क्या होगा, मेरा कंसीडरेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड किस पर लगेगा, मुझ पर, क्योंकि मेरे को रेवेन्यू मिलेगा। उसने कहा ऐसा है, सेंसेक्स मान लो आज 100 पर चल रहा है, आज 100 पर चल रहा है। साल भर के बाद सेंसेक्स से जितना ऊपर रिटर्न लाई दी ना आपने, उसका 20% आपको मिलेगा। सेंसेक्स से जितना ऊपर रिटर्न लगा दी उसका ऊपर 20% मिलेगा। तो मान लो आज सेंसेक्स 100 का है और ये कितने का हो गया, 120 का। ठीक है, इसको मैं 500 करोड़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा टफ हो जाए। 500 करोड़ रुपए दिए और मैनेज करने के लिए दिए। इन्वेस्टमेंट अपना इसने मेरे को दे दिया पोर्टफोलियो कि आप मैनेज करो। तो सेंसेक्स आज 100 का चल रहा है और 120 का हो गया साल बाद। ये कहता है सेंसेक्स से जितना ऊपर आपने कर दिया उसका 20% आपका, मतलब सेंसेक्स कितना बढ़ गया, 20%। और मैंने ये फंड 500 की बजाय कितने कर दिए, 700 करोड़। 500 को इन्वेस्ट करे, इधर उधर लगाए और कितने कर दिए, 700 करोड़। तो वो कहता है सेंसेक्स कितना बढ़ा, 20%। तो हमारे फंड कितने होने चाहिए थे, 600। अब 600 से कितना ऊपर किया है, 100। 600 से कितना ऊपर किया है, 100। तो 100 का 20% मेरा रेवेन्यू रहेगा। ये वेरिएबल कंसिडरेशन है या नहीं, ये वेरिएबल कंसिडरेशन है। लेकिन सेंसेक्स मेरे हाथ में है क्या, ये मार्केट इंडेक्स कोई मेरे हाथ में है क्या, मार्केट की वोलेटिलिटी मेरे हाथ में थोड़ी है। तो फिर ये वेरिएबल कंसिडरेशन है। भले ही मैं इसको मेजर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, एस्टिमेट कर भी लूँ, प्रोबेबिलिटी लगा लूँ कि इतना तो चांस है कि ये आ जाएगा ये वो, तो भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आउटसाइड द एंटिटीज कंट्रोल इन्फ्लुएंस है।
मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि ये आपको ब्रिज बनाना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोला कि आपको ब्रिज बनाना है, ठीक है। और आपने अगर विद इन 1 ईयर बना दिया तो हम आपको इतना बोनस और देंगे, 5 करोड़ का बोनस और देंगे। अब ये ब्रिज किस पर डिपेंड करता है, वाटर लेवल पर। बारिश होगी ज़्यादा तो वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 साल में बन नहीं पाएगा। वाटर लेवल ज़्यादा हो गया तो ये 1 साल में बन नहीं पाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। ये वेदर पर डिपेंड करता है, तो मेरे हाथ में नहीं है। तो वेदर कंडीशन पर आपका रेवेन्यू डिपेंड करता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है, या जजमेंट और एक्शंस ऑफ थर्ड पार्टी डिपेंड करता है। ये है वोडाफोन। ये किसको बोलता है, मॉर्गन स्टैनले को क्या बोलता है कि आप मुझे क्या करवा दो, आइडिया एक्वायर कर दो। आप मुझे क्या करवा दो, आइडिया एक्वायर करवा दो, और हम आपको एक फिक्स फीस देंगे, से 10 करोड़ हम आपको देंगे, प्लस क्या है 2 करोड़ का बोनस भी देंगे अगर आपने हमें क्या करवा दिया। भाई 10 करोड़ तो किसका है, आपको आइडिया के वैल्यूएशन लगाने का है, एसेट कितने की है, कितना पीसी निकालना है और ये सब, और 2 करोड़ का बोनस और देना है कि आपने अगर ये करवा दिया। ऐसे समझो। 1 मिनट, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, 1 मिनट रब करता हूँ। कि ये वोडाफोन, ये मॉर्गन स्टैनले, और ये क्या है, ये मर्जर और एक्विजिशन में हेल्प करता है लोगों को, और ये कौन है, आइडिया। इनके बीच में क्या चल रहा है, पहले से टॉक चल रही है खरीदने की। आइडिया पीसी मांग रहा है ज़्यादा, इन्होंने किसको रखा, मॉर्गन स्टैनले को। ये जो एसेट वैल्यूएशन देगा उसके हिसाब से हम इसके बेसिस पर करेंगे हम। तो आइडिया को एसेट वैल्यूएशन के तो 10 करोड़ देने ही देने, प्लस वोडाफोन इसको क्या बोलता है, 2 करोड़ और दे दूंगा अगर तुमने इसको क्या कर दिया, कन्विंस कर दिया। तुमने इसको कन्विंस कर दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर मुझे बिकवा दिया तो, ठीक है। प्लस रेगुलेटरी अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, कहीं आप ये क्या नहीं कर रहे, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए नहीं कर रहे, जो भी है कंपटीशन कमीशन की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी आपको, आप दिलवा कर लो। तो अब ये कंपटीशन कमीशन की अप्रूवल इसके हाथ में थोड़ी है, ये तो जजमेंट का ऑफ थर्ड पार्टी है, ये तो जजमेंट और एक्शन ऑफ क्या है, थर्ड पार्टी। तो इस केस में चांसेस हो जाते हैं कि रेवेन्यू आगे रिवर्स होगा, तो इसको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं लेना चाहिए, किसको, 2 करोड़ को, ठीक है। तो जब भी ये किस पर डिपेंड करेगा, थर्ड पार्टी, मतलब मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है, मेरे हाथ में ही नहीं है, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, रिवर्सल के। सेकंड क्या है, अनसर्टिनिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिजोल्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अनसर्टिनिटी रिजोल्व नहीं होगी लॉन्ग पीरियड टाइम। देखो शॉर्ट टाइम में आप बता सकते हो, एक बात बताओ, अगले 5 सालों में क्या है, या अगले 2 सालों का क्या प्लान है। आपको पता है कि 2 सालों में हमारा सीए फाइनल का अटेम्प्ट है, पास करने में। आज से 10 साल बाद कहाँ हो गए, या 5 साल बाद कहाँ हो गए। इंटरव्यू में क्वेश्चन और पूछते हैं 5 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को। या ऐसे करो कि आज से 5 साल पीछे जाओ, आपको पता था क्या हम ऐसे सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे होंगे। सर हमें पता होता ना, इतनी खराब किस्मत है तो हम आते ही नहीं है, ऐसा सब बोलते। तो आज से 5 साल पहले जाओ, आपको पता था कि आप क्या करोगे। तो आप शॉर्ट फ्रेम का तो आइडिया लगा सकते हो, अगले 1 साल में आपको पता है कि हमारा फाइनल का अटेम्प्ट हमें पास करना है, लेकिन आज से 5 साल 10 साल बाद आप हो सकता है कि क्या हो, बहुत बड़े क्या बन जाओ, किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, कुछ भी बन हो सकता, सीएफओ बन सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन 1 साल में क्या करने वाले हो मुझे भी पता है, 1 साल में आप यही पढ़ाई करने वाले हो सीए। तो जितना लॉन्ग फ्रेम होगा, रिजोल्व होगा लेट, उतना। सर ये इंडेक्स का एग्जाम्पल है रेवेन्यू का, अरे वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एज का पर्पज क्या है कि आप जितना लॉन्ग टर्म का होगा आप उसको इग्नोर, मतलब उसको कंसीडर मत करो, मतलब कंसीडर क्या करो, रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये डीएलएफ है, इसका ये एक मान लो कि एक इसने किसी के लिए कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया, डीएलएफ को कॉस्ट पड़ने वाली है 70 लैक्स। बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के डीएलएफ के, 70 लैक्स कॉस्ट पड़ने वाली है। ये एंटिटी ए है, ये कहता है कि मेरे को एक रिटेल कॉम्प्लेक्स बना कर दो, मतलब ऐसे समझ लो कि मॉल बना कर देना है, डीएलएफ को बोलता है। और क्या कहता है कि ये बिल्कुल नए टाइप के एरियाज में बना कर देना,
मतलब यहाँ पर ऑलरेडी क्या नहीं है, किसी तरह का क्या नहीं है, कस्टमर बेस नहीं है। तो डीएलएफ को कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए ही चाहिए। डीएलएफ ने बोला कि 70 लाख उसको लग रहा है कि उसको मेरी कॉस्ट लगेगी, तो वो कहता है कि आप मेरे को क्या कर देना, 1 करोड़ 20 लाख दे देना। ये एंटिटी कहती है देखो नया काम है, इसे कस्टमर बेस है नहीं, आप थोड़ा कम करो। तो डीएलएफ क्या कहता है कि ठीक है 80 लाख कर दो कंसीडरेशन, प्लस एक काम करो, आपका नया काम है, आप काम चलाना, आगे 3 साल में जो आपका रेवेन्यू आएगा उसका X% और दे देना। डीएलएफ काम तो छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। X% मतलब 10% 20%, तो उसको पता है अपने कॉस्ट तो कवर होगी और कुछ ना कुछ तो सेल्स होगी ना, रेवेन्यू में प्रॉफिट का तो ले ही नहीं ना, सेल्स का ले रहा हूँ, तो प्रॉफिट का कोई भी X% और दे देना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये रेवेन्यू कब आएगा, पहले तो मैं पूरा बनाऊंगा मॉल, उसके बाद में 3 साल के ऑपरेशन होंगे, उसमें जो आएगा उसका, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद रिजोल्व होने वाली है अनसर्टिनिटी, तो इसे रिवर्सल के चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आप चाहे कितनी भी प्रोबेबिलिटी लगा लो कि इसका रेवेन्यू इतना होने के चांस इतने हैं, इतना होने के चांस इतने हैं, तो मेजर कर भी लिया है भले आपने पैरा 53 लगाकर, तो भी आपको इसको इंक्लूड नहीं करने। और क्या कहता है, फर्स्ट समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, डी क्या कहता है, द एंटिटी एज अ प्रैक्टिस ऑफ ईदर सॉरी ई करता हूं पहले मैं, द कॉन्ट्रैक्ट एज अ लार्ज नंबर एंड ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबल कंसिडरेशन अमाउंट्स। लार्ज नंबर और ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, बहुत सारी रेंज बन जाएगी। आप प्रोबेबिलिटी कैसे लगाओगे, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं उस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा जिसमें एक एक दिन पर 1-1 लाख रुपया चेंज हो रहा है। अब बताओ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रिसाइसली कि कितना होगा। देखो यहाँ फिर भी ठीक है कि 30 से 32 महीने में होगा, चांस लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा, देखो मैं फिर से एग्जांपल ऐसा लूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाए, बाद में मैं किस पर आ जाऊंगा, प्रैक्टिकल इश्यूज पर आ जाऊंगा, लेकिन आपको अभी ये कोई इंडिया की बात नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। इंडिया को 50 ओवर में 300 रन का टारगेट है, ठीक है, रुपए कहाँ से आ गए, 300 रन का टारगेट है। आप ये बता सकते हो कि इंडिया 45 to 50 में बना देगी, इतने % चांस है। 40 से 45 में बना देगी, सामने की टीम बिल्कुल पद्दू है, मान लो बांग्लादेश, बांग्लादेश तो चलो आजकल फिर भी अच्छा करने लगी है, कोई ऐसी टीम है कीनिया वीनिया, ठीक है। इंडिया 35 से 40 ओवर में बना देगी, इतने % चांस है, ठीक है। 35 से 40 में मान लो बनाने के कितने % चांस है, 20%, इसके कितने 30% और इसके कितने 50%, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहूँ कि एग्जैक्टली बताओ 48.4 आवर में बनाएगी या 48.5, तो तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इतना प्रिसाइज एक्यूरेशन थोड़ी एक्यूरेट मतलब आइडिया आप नहीं लगा सकते। मैं बताऊं कि एग्जैक्टली बताओ कितने बॉलों पर, वहां पर भी आप क्या बता रहे हो, एग्जैक्टली बता रहे हो। आप ये कह सकते हो कि 45 है, या मान लो कि आप ये कहो कि 45 से 50 ओवर में बन जाएंगे रन, तो आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन प्रिसाइसली मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली बताओ कितनी बॉलों में बनेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही वहां पर बताओ हर एक दिन कम होने पर क्या हो रहा है, 1-1 लाख रुपया बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू, या एक एक दिन कम होने ज्यादा होने पर क्या हो रहा है, 1-1 लाख रुपया रेवेन्यू कम होता जा रहा है। तो कितनी रेंज बन जाएगी रेवेन्यू, उस क्वेश्चन में देखो बेस प्राइस कितना था 2.5 करोड़, अब 1 लाख, तो ये क्या हो सकता है, 2.5 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ 51 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ 52 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ कम भी हो सकता है 49। तो कितनी रेंज बन जाएगी डेली का, थोड़े थोड़े टाइम में। भाई मैं ये उसमें तो दूसरे वाले में तो क्या था कि एक आइडिया तो है कि 30 से 32 महीने, 32 से 34 महीने, 34 से 36 महीने, तो ऐसा तो फिर भी बता सकते हो। मैं कहूँ कि एग्जैक्टली बताओ कि कितने दिन बनेगा, एक दिन भी पहले हो गया तो रेवेन्यू चेंज, 2 दिन पहले हो गया तो और रेवेन्यू चेंज, तो ब्रॉड रेंज बन जाएगी या नहीं, फिर तो बहुत सारी क्या बन जाएगी आपकी, इतनी सारी रेंज बन जाएगी कि आप क्या है नहीं कर पाओगे इसको। तो अगर आपकी रेंज इतनी सारी बन रही है, ब्रॉड रेंज, कुछ भी रेवेन्यू हो सकता है, इसका मतलब आप श्योर नहीं हो कि क्या होगा, कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में सिग्निफिकेंट रिवर्सल के चांस है। तो लार्ज नंबर एंड ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबल कंसिडरेशन जब आ रहे हैं, तब आपको मानना है कि रिवर्सल के चांस है और आपको इसको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करना है। तो ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, ई समझ में आ गया। और आगे क्या है, एंटिटीज एक्सपीरियंस विद सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपीरियंस हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। और या फिर क्या है एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस हैज लिमिटेड प्रेडिक्टिव वैल्यू। प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब हमें एक्सपीरियंस तो है, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस है उसकी यहाँ पर प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करता ही रहता हूँ क्या, कि
सेंसेक्स से जितना ऊपर आएगा उतना हम तुम्हें रिटर्न देंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, तो उस पिछली बार का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आ सकता। पिछली बार जैसे सेंसेक्स 100 था और 120, मैंने एग्जांपल लिया था, उसकी एसेट 500 थी और मैंने कितनी कर दी थी 700, तो सेंसेक्स 20% बढ़ा था पिछली बार, और ये क्या है, मेरी एसेट क्या बढ़ी थी, 20% से ज़्यादा बढ़ गई थी, तो 20% बढ़ती तो 600, ऊपर कितना हो गया उसको 100, तो 100 का 20% मेरा रिटर्न था। अब ये ऐसे मैंने पास्ट में 5 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो भी मेरे पास इसकी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता अगली बार सेंसेक्स क्या होगा। अगली बार कोरोना आ जाए, तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सेंसेक्स का पता नहीं कहाँ चला गया, बेचारा बिल्कुल ही डूब गया। तो सेंसेक्स का कोई आइडिया नहीं लगा सकते आपने, चाहे ऐसे कितने भी कॉन्ट्रैक्ट पास्ट में किए हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हुए हैं पास्ट में कि आप सेंसेक्स बेस्ड रिटर्न लेते थे, तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत क्या है, कम है। पास्ट में ये हुआ था, तो सेंसेक्स आगे भी वैसे मूव करेगा नहीं, सेंसेक्स नहीं है मूव करेगा, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही, या तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इस तरह के काम का, और एक्सपीरियंस है तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है। और लास्ट के अकाउंट ये तो हो गया। द एंटिटी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ इधर ऑफरिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्राइस कंसेशन और चेंजिंग द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। हम ब्रॉड रेंज ऑफ प्राइस कंसेशन देते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है। एएमसी क्या होता है? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये कहता है कि जब हमारा एसी खराब होगा या जब हमारा लैपटॉप खराब होगा, कंप्यूटर खराब होगा, आपको तुरंत आकर रातों रात क्या करना पड़ेगा? सही, हमारे साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर अलग अलग ब्रांचेस में, दिल्ली का एएमसी मेरे पास है, तो मेरे पे लगेगा 115। मैंने इसको बोला कि 1 करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन आपको हम क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। आपको हम क्या दे देंगे? डिस्काउंट। आपने हमें कम तंग किया तो हम आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। आपने जितनी बार ज़्यादा बुलाया उतना कम आपका डिस्काउंट होता रहेगा। वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चलता है ऐसे। क्यों चलता है? कि हमारा 1 करोड़ में टेंशन खत्म होगी, प्लस क्या है, कम हो गया, जितना हो गया, जितना हम कम बुलाएंगे उतना। तो ब्रॉड रेंज ऑफ डिस्काउंट हो सकता है। आपने मुझे 10 बार बुलाया तो डिस्काउंट कुछ और होगा, 20 बार बुलाया तो डिस्काउंट कम कर दूंगा, 30 बार बुलाया तो और कम कर दूंगा, 40 बार बुलाया तो और कम। तो मेरे पास ब्रॉड रेंज ऑफ डिस्काउंट देने का चांसेस है। या मैं आपको क्या बोलूँ कि आप मेरा माल खरीदते हो, आपने अब टू 100 यूनिट खरीदी तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा लास्ट तक आते आते में। होलसेलर रिटेलर वाला एग्जांपल ये था ना शुरू में। और 100 से 200 खरीदी तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगा। 200 से 300 खरीदी तो क्या मैं आपको इतना दूंगा, 400 तक खरीदी तो इतना दूंगा। तो ब्रॉड रेंज ऑफ डिस्काउंट है, तो आपके पास चांसेस है कि आप जो भी रेवेन्यू बुक कर रहे हैं वो रिवर्सल होगा। ठीक है, तो ये 5 इसके इंडिकेटर है कि इन केसेस में लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, लाइक्लीहुड या मैग्नीट्यूड किसका? रिवर्सल का। इसलिए आप उसको रेवेन्यू में बुक मत करो। ठीक है, तो कब करो? जब ये ऐसा ना हो रिवर्सल का चांस। अब मैं क्वेश्चन करूंगा तब और क्लैरिटी आई। ST Limited enters into a contract with customer on 1st April to sell product for ₹1000 per unit। कितने रुपए में बेचना है मुझे? 1000 रुपये पर यूनिट में। इस कस्टमर परचेजेज मोर देन 100 यूनिट्स। 100 से ज़्यादा उसने खरीद लिया तो मैं प्राइस कितना लगा दूंगा? 900 पर यूनिट लगा दूंगा। सॉरी, कॉन्सिक्वेंटली द कंसिडरेशन इज वेरिएबल। तो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 900 भी हो सकता है। 1 अप्रैल का हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो मान लो कि मैं कौन हूँ? होलसेलर हूँ, आप रिटेलर हो। मैंने आपको क्या बोला है कि 1000 रुपया लगेगा 100 यूनिट तक का, और 100 से ज़्यादा खरीद लिया आपने तो क्या होगा? हम रेट्रोस्पेक्टिवली सभी यूनिट का प्राइस कितना कर देंगे? 900। फर्स्ट क्वार्टर एंडेड, पहला जब क्वार्टर एंड हुआ, एंटिटी ने कितने यूनिट बेचे थे? सिर्फ 10। उसने कितने खरीदे हैं? 10। 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 30 जून तक, मतलब पहले 3 महीने में तो वो बेचारा कितने यूनिट खरीद कर लेकर गए? 10 यूनिट खरीद कर लेकर गए। ठीक है, द एंटिटी एस्टिमेट्स, एंटिटी क्या एस्टिमेट कर रही है? दैट कस्टमर परचेज विल नॉट एक्सीड 100 यूनिट्स। किससे ज़्यादा नहीं होगी? 100 यूनिट से। फॉर द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम डिस्काउंट, तो 100 से ज़्यादा होगी नहीं। ST Limited डिटरमाइंस दैट इट हैज सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। हमें कब रिवर्सल करना होता है? जब हमारा एक्सपीरियंस ना हो या एक्सपीरियंस की प्रेडिक्टिव वैल्यू ना हो। तो ये कह रहा है हमारा सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है तो हमें रिवर्सल के चांस कम लग रहे हैं। और विद द परचेजिंग पैटर्न ऑफ कस्टमर एक्स, thus ST Limited concludes that it is highly probable that reversal in cumulative amount of revenue will not occur। तो रिवर्सल होगा नहीं, इसलिए हमने रेवेन्यू कितना बुक किया? 100,000। देखो मेरा रेवेन्यू 1000 भी हो सकता है, मेरा रेवेन्यू 900 भी हो सकता है। अब ये कहता है रेवेन्यू 1000 बुक कर लेना। रेवेन्यू क्या बुक कर लेना? 1000 बुक कर लेना। अगर आपको रिवर्सल नहीं लग रहा, अब पहले 1000 बुक करो, बाद में आपको 900 लगे तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहा है रिवर्सल नहीं लग रहा है मुझे। क्यों नहीं लग रहा है? मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस कस्टमर के साथ, और क्वार्टर में कितने खरीदे बेचारे ने? 10। तो इस एवरेज से चले तो साल तक कितना होगा? 40।
तो मुझे लग रहा है कि मेरे को रेवेन्यू 100 बुक कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि 1000 बुक कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि 100 रुपये क्या होंगे रिवर्स होंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया। तो ये कह रहा है विल नॉट अकर सिग्निफिकेंट रिवर्सल, हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर। तो मैंने 1000 रुपये पर यूनिट क्या कर दिया, रेवेन्यू बुक कर लिया। कितने रुपए, 1000 रुपये। इन मे द कस्टमर एक्वायर्स अनदर एंटिटी कंपनी एंड इन द सेकंड क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर उसने 50 यूनिट और बेच दी। इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट कस्टमर परचेजेस विल एक्सीड 100 थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस कितना करना पड़ेगा, 900। तो आप बताओ 30 जून को और क्या होगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को टाइम लाइन पे बना लेता हूँ थोड़ा सा। 30 जून, यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि वो नहीं खरीद पाएगा कितने यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट। और यहाँ तक मैं कितने यूनिट बेच चुका था, 10 यूनिट सेल कर पाया था, और मुझे लग रहा था 100 यूनिट से ज़्यादा परचेज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर आगे उसने, ये मैं नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, मई में उसने क्या कर लिया, अब कह रहा है क्वेश्चन तो मई तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मई होगा तो फिर मुझे 30 जून तक तो इसका आइडिया लग ही जाएगा। कस्टमर ने किसी और कंपनी को खरीद लिया, कस्टमर ने किसको खरीद लिया, किसी और कंपनी को, कस्टमर ने किसी और कंपनी को खरीद लिया। अब वो 2 कंपनी हो गई तो उनकी खपत बढ़ गई, जो भी मैं माल बेचता था। भाई समझ लो कि अब होलसेलर रिटेलर का तो मैंने बोला ना, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। मान लो कि मैं उसको एक्स वाई आइटम बेच रहा हूँ, फ्यूल बेच रहा हूँ, ठीक है। अब वो 2 कंपनी होगी, दोनों मिलकर काम करने लगी, तो उनका मेरे से जो रॉ मटेरियल जो खरीदना था वो क्या हो गया, ज्यादा। फ्यूल नहीं, मान लो उनके लिए रॉ मटेरियल था, मैं जो बेच रहा था वो उनके लिए रॉ मटेरियल था। वो मुझसे ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने किसी और को एक्वायर भी कर लिया साथ में। तो वो 2 मिलकर अपना काम साथ में चला रहे हैं, तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो मेरे से जो खरीदना था वो भी ज्यादा हो गया। तो अब मुझे अब क्या लगने लग गया कि उसने एक्वायर कर लिया है किसी को, कस्टमर एक्वायर्स अनदर कंपनी एंड इन द सेकंड क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर को, मुझे क्या लग रहा है कि वो एडिशनल 50 यूनिट तो और बेच दी। और अब क्या लग रहा है कि टोटल वो क्या है, मेरे से 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो पहले क्वार्टर तक मुझे क्या, मैंने बेची कितनी थी, 10, और मुझे क्या लग रहा था 100 से ज्यादा नहीं होगा। सेकंड क्वार्टर में उसने किसी और को एक्वायर कर लिया, हालांकि सेकंड क्वार्टर में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है मई में एक्वायर कर लिया। क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है, मई में एक्वायर कर लिया, लेकिन मई में एक्वायर करने से मुझे लगने नहीं लगा था फर्स्ट क्वार्टर तक। तीस जून तक बिकी थी 10 यूनिट, और अगले 30/9 तक कितनी यूनिट और बिकी, 50 और बिकी। कितनी यूनिट और बिकी, 50। यहाँ 10 बिकी थी, यहाँ 50, बट यहाँ क्या लग रहा था कि उसका 100 से ऊपर नहीं होगा, यहाँ क्या लग रहा है 100 से ऊपर हो जाएगा। तो पहले क्वार्टर में कितना रेवेन्यू बुक करूंगा, 10 इंटू 1000। 1000 क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था 100 से ऊपर नहीं होगा, तो मुझे तो 1000 ही होगा। रिवर्सल लग नहीं रहा था चांस। अब बाद में उसने किसी को एक्वायर कर लिया, इस वजह से उसका अचानक से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब बताओ अगले क्वार्टर की कितनी सेल होगी, अगले, अब क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 50 इंटू 900, अगले क्वार्टर में कितना होगा, 50 इंटू 900। और पुराना वाला भी तो कम करना पड़ेगा। पुराना वाला कैसे कम करना पड़ेगा, पहले क्वार्टर की सेल कितनी बुक होगी, 1000 इंटू 10, और अगले क्वार्टर की तो मेरे हाथ में ही है ना, इस क्वार्टर का तो अभी मुझे शो करना ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मान लो क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सेकंड क्वार्टर का कितना शो करना है मुझे, अभी करना ही है। तो 900 के हिसाब से कितनी यूनिट, 50, कितना आ गया, 45,000। लेकिन ये भी तो अब 900 के हिसाब से लाना पड़ेगा, 1000 वाले को भी 900 के हिसाब से। तो ये रेवेन्यू कितना बुक हो गया था, ये तो अब 1000 गया, लेकिन इस बार का रेवेन्यू अब कितना बुक करके भेजेंगे, 44,000। वो तो गया, वो तो पिछले क्वार्टर में कितना गया, 10,000, लेकिन वो है कितना, 9,000 करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में आते आते तो मैं कर ही दूंगा, लास्ट में आते, देखो ये तो क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, लास्ट में आते आते तो मैं इसको 9,000 रिपोर्ट करूंगा। अभी शेयर होल्डर को बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट जब भेजूंगा ऑडिटेड, तो उसमें तो इसको भी कितना ले लूंगा मैं, 9,000। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये कितना गया, 10। अब इस क्वार्टर तक क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना होना चाहिए, इस क्वार्टर तक क्यूमुलेटिव, मान लो ये क्वार्टर ही क्या है, ईयर एंड है, ये मान लो कि ये क्वार्टर ही क्या है, ईयर एंड है। तो मेरे को टोटल रेवेन्यू कितना बुक करना है, 44,000। क्यों 44,000 बुक करना है, क्योंकि 60 यूनिट है, और 60 की 60 कितने की पड़ी है, 900 की। तो 44,000 टोटल करना है। 44 में से पहले कितना चला गया, 44 क्यों, 60 इंटू 900, 54,000 करना है। 54 में से पहले कितना गया, 10। तो इस क्वार्टर में कितना आएगा, 54। तो आपको क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करना है, अगला रेवेन्यू क्या कर देना है, कम कर देना है। अगला रेवेन्यू क्या कर देना है, कम, अगर आपका चेंज हो जाता है इसमें।
ठीक है, पहले आपने इंक्लूड कर लिया लेकिन बाद में आपको क्या आ रहा है, कम। तो ऐसे नहीं है कि आपको डिस्काउंट दे रहे हो पिछले वाले पर, आपको क्यूमुलेटिव रेवेन्यू क्या कर देना है, चेंज कर देना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 45,000 कैसे बनता, 900 इंटू 50, 900 इंटू 50, 45,000 बनता है और 1000 पुराना बुक है। एक तरीका तो ये है कि इस बार क्वार्टर में 50 बेची है, उनका तो 900 के हिसाब से ही कर लिया 45,000, और 1000 पुराना एक्स्ट्रा है। 1000 पुराना क्यों एक्स्ट्रा है, ये भी तो 10 इंटू 900 होना चाहिए था, 9000। और या फिर क्या है, पहले क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालो। क्यूमुलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि अब तक टोटल कितनी यूनिट बिक गई, 60, और उनके सेल प्राइस कितना लगना चाहिए, अब 900, क्योंकि वो तो कहेगा कि मुझे क्या है 900 के हिसाब से तो मेरा टारगेट बढ़ गया, मैंने आपकी 100 बिकवा दी। तो 54,000, 54 में से पुराना सारा बुक कम कर दो, पुराना सारा कितना, अप टू सेकंड क्वार्टर रेवेन्यू शुड हैव बीन 54,000, और उसमें से फर्स्ट क्वार्टर में 10,000 बुक हो गया, तो कितना कर दो, 44। ये क्वेश्चन अपने आप नहीं करना, मैं बाद में करूंगा, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन 1 April 2001 an entity enters into a contract with client to provide asset management service for 5 years। हम तुम्हारी एसेट मैनेज करेंगे, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मैनेज करेंगे 5 सालों तक। 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस मिलेगी बेस्ड ऑन क्लाइंट्स एसेट मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब मान लो कि उसने मुझे 100 करोड़ की एसेट दे दी, पहले क्वार्टर के एंड में मैंने उसको बढ़ा बढ़ू के कितना कर दिया, 105, इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी रिटर्न आई, या 105 कर दिया, तो इस क्वार्टर के एंड में कितनी फीस मिल जाएगी, 2% ऑफ असेट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट 31 मार्च द क्लाइंट्स एसेट मैनेजमेंट अंडर 100 करोड़। 1 अप्रैल को दिया था, 31 मार्च को एंड में असेट कितने की मैनेज हो चाहिए, 100 करोड़ की। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था कि हमने शुरू में 100 दी थी और यहाँ कितनी होगी, 105। अब इसने हमें शुरू में क्या दी थी, ये तो दिया ही नहीं हुआ, शुरू में क्या दी थी, ये तो दिया ही नहीं हुआ, लेकिन एंड में कितनी होगी ये हमें बता रहे हैं, 100। एंड में कितनी होगी, 100 करोड़। इन एडिशन द एंटिटी रिसीव्स द परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, 20% ऑफ फंड्स रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द return of observable market index over the year of 5. In addition, the entity receives the performance-based incentives. Performance-based incentive क्या होगा, 20% of funds return in excess of the return of observable market index। वो क्या है कि जो observable market index, मतलब वो सेंसेक्स वाला एग्जांपल लिया था ना मैंने आपको, मैं इसको सही से ड्राफ्ट करके दूं इस क्वेश्चन को तुम्हें कि क्या है ये वास्तव में। हमने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रखी है, ठीक है, रेवेन्यू किसका है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। यहाँ हमने उसको जो भी एसेट दी, इसमें दिया ही नहीं हुआ कितनी है, वो एंड में वो जितनी भी कर देगा तो उसका 2%। एक तो वो एसेट मैनेज कर रहा है, 100 करोड़ थी यहाँ मान लो, और यहाँ उसने 150 करोड़ कर दी। इस क्वेश्चन में तो यहाँ की वैल्यू 100 करोड़ दे रखी है, 150 करोड़ कर दी, तो 150 करोड़ का 2% दूंगा। प्लस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंसेक्स, इसने मेरी एसेट कितनी बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, और सेंसेक्स कितना बढ़ा, 30%, तो मैं 20% पर एक्स्ट्रा कुछ छोड़ लूंगा। तो मेरे दो तरह के रेम्युनरेशन है, 20% ऑफ फंड्स रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द रिटर्न ऑफ सेंसेक्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल। तो एक तो मैं क्वार्टरली तुम्हें 2% देता रहूंगा, और 5 सालों तक एसेट मैनेज करनी है, और 5 सालों में तुमने सेंसेक्स से जितना बढ़ाया है उसका 20% और दे दूंगा। एनालाइज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। द एंटिटी अकाउंट्स फॉर सर्विसेज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इस पैराग्राफ को मत पढ़ना, अभी आपको नहीं समझा। Entity observes that promised consideration is dependent on the market and thus is highly susceptible to factors outside the entity's influence. In addition, the entity's incentives has a large number and broad range of possible consideration. Broad range क्यों हो सकती है, ये 100 लास्ट में 5 साल के बाद 170 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, और इधर से सेंसेक्स क्या बढ़ेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ब्रॉड रेंज है। द एंटिटी ऑल्सो ऑब्जर्व्स दैट ऑल्दो इट हैज एक्सपीरियंस विद सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे इसने पास्ट में ऐसा काम किया हो, लेकिन इस यहाँ पर ये इसकी क्या है, लिमिटेड वैल्यू है। एक्सपीरियंस इज ऑफ लिटिल प्रेडिक्टिव वैल्यू इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। देयरफॉर एट द कॉन्ट्रैक्ट inception the entity cannot conclude that it is highly probable that reversal of revenue would not occur। ये प्रोबेबल नहीं है कि रेवेन्यू रिवर्स नहीं होगा, इसलिए शुरू में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। क्यों, 2% तो कर ले। 2% भी कौन सी है, यहाँ की एसेट है या एंड की एसेट है, 2% भी हमें किसका देना है। The entity receives 2% of the management fees based on the client's asset under management at the end of each quarter। तो यहाँ क्या है, 100 है, एंड में कितनी भी हो सकती है एसेट, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, तो उसके भी ब्रॉड रेंज बनेंगे। तो ये कह रहा है 2% वाला भी क्वार्टर के एंड में पता लगेगा,
और वो जो 20% देना है 5 सालों के रिटर्न के हिसाब से, वो तो 5 सालों के बाद ही पता लगेगा। तो आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, 2-2% तो कब बुक करते रहना, जब जब क्वार्टर खत्म होता रहे। लेकिन वो दूसरा वाला जो है वो कब करना, वो कब करना, 5 सालों के बाद ही। दूसरा वाला कौन सा, जो सेंसेक्स बढ़ गया उससे हमारा कितना बढ़ा, उसका 20%, क्योंकि वो तो 5 साल के बाद ही क्लियर होगा। और उसमें भले ही हमने ऐसा 10 बार काम किया है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की लिमिटेड वैल्यू है। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे महीने तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्वार्टर एंड में जो वैल्यू होगी एसेट उसका 2% है। तो इसने बोला है कि क्वार्टर के एंड में 100 करोड़ की एसेट थी, तो 2 करोड़ वाला तो अभी कर लो, और बाकी रेवेन्यू क्या है आपको, वो जो एक्स्ट्रा वाला है 20% वाला, उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करना। तो अभी तो ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, 2 करोड़। ठीक है, क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न तो बाद में आएगा। तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन के बारे में इतनी बात थी।